OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert. So how are you? So hope that all of you must be very busy these days, must be preparing your subjects. So in our previous session what we studied the phenomena of reflection on the basis of Huygens principle. We verified the phenomena of reflection on the basis of Huygens principle. Today we will discuss the verification of phenomena of refraction with the help of Huygens principle. Okay, so let's write verifying phenomena of refraction by Huygens principle. Okay, so this is what our topic. So what is refraction? We all know if any light ray incidents on a medium, okay, this surface is separating the two mediums. AB is a surface which is separating two mediums. One is denser and another medium is rarer. Okay, so this incident ray when enters into the second medium, then it deviates from its path. It should go like this, but it will not follow its path. And if we draw a normal over here, then it will move away from this normal, right? So this bending or this deviation is the phenomena of refraction. And this is angle of incidence on which it was incident, and this is angle of refraction. This is refracted ray, this is incident ray. This much we have already studied in our previous classes. Okay, so now we have to prove the laws of refraction. So you should know what are the laws of refraction. One is Snell's law. What is Snell's law? Sin I upon sin R is equal to constant. This is what Snell's law. तो एक तो हमको ये प्रूव करना है. And second, that incident ray, refracted ray and normal, all three lies in same plane. These are the two laws, incident ray, refracted ray, and normal. All three lies in same plane. Okay. So these are the two laws which we have to prove on the basis of Huygens principle. Let's see how can we prove it. Okay. Suppose कि ये एक सरफेस है AB जो सेपरेट कर रही है दो मीडियम्स को. ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है. ठीक है. अब कोई बीम इस पर इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे. उस बीम का जो P वाली रे थी वो टकरा गई यहाँ पे पॉइंट पे. यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, राइट. और इस वेव फ्रंट की जो रे R थी वो आगे कहीं जाके यहाँ पे टकराई. ठीक. किस पॉइंट पे? N पे. इस पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये पॉइंट N है. ओके, गॉट एक इंसिडेंट वेव फ्रंट. दिस इज व्हाट? इंसिडेंट वेव फ्रंट. और इस इंसिडेंट वेव फ्रंट में ऐसी बहुत सी रेज हैं. हमने P और Q दो रेज कंसीडर की.
तो जब P वाला पार्ट, P वाली रे M पे आके टकरा गई, ठीक, Q वाली रे अभी भी मोशन कर रही है, ठीक, अभी भी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। जब ये पॉइंट F पे थी, ठीक, पॉइंट F पे थी, तो P वाली इससे स्ट्राइक हो चुकी थी, P वाली इस सरफेस AB पर स्ट्राइक हो चुकी थी। F से N तक की डिस्टेंस Q रे ने एक्स्ट्रा ट्रेवल की। अब F से N तक की डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये मीडियम 1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v1 होगी और टाइम t होगा, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो वेलोसिटी हमने मान ली v1 है इस मीडियम में और टाइम t है, तो v1t डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल की। ओके, अब अगर ये v1t डिस्टेंस जो है यहां पे जितनी देर में ट्रेवल की उतनी ही देर में इस तरफ क्या हुआ, इधर की देखते हैं कहानी। तो ये वाला पहले हम एंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस पे नॉर्मल ड्रा किया हमने, ठीक। इसको ऐसे समझो, ये पीरे यहाँ पे टकराई और ये नॉर्मल हमने ड्रा किया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल क्या होगा? अब देखो, ये वेव फ्रंट है, ठीक, ये वेव फ्रंट है, कौन सा? एमएफ वेव फ्रंट है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? दिस। वेव फ्रंट 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? गेटिंग? भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? अगर पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा कितना है? 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। और ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये बीच का जो है ये इतना 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस आई, यानी आई। तो यानी ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी आई। गॉट इट? समझ आ गया, ठीक। अब ये जब रे इंसिडेंट होने के बाद इस मीडियम में आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ये रे रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट होने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, ऐसे। यानी ये डेंसर मीडियम होगा, 2 जो होगा ये डेंसर होगा, तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, ठीक। तो ऐसे चली गई। अब इस रे पे हम उतनी ही डिस्टेंस देखते हैं, v1t डिस्टेंस अगर इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल की थी तो इस मीडियम में वेलोसिटी उसकी बदल गई, ठीक। वेलोसिटी बदल गई तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस v1t अगर हमने माना कि 10 मीटर ट्रेवल की वो लाइट रे, ठीक, तो 10 मीटर ट्रेवल करने के लिए इस मीडियम में जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई? v2। तो v2t की वैल्यू 10 होनी चाहिए, 10 मीटर के बराबर, है ना। अब यहां पे हो सकता है कि आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट गई, वेलोसिटी घट गई, ठीक। तो यहाँ पे जितनी देर में ये डिस्टेंस fn ट्रेवल हुई थी उतनी देर में यहाँ पे हो सकता है कि v2 डिस्टेंस जो हो वो कम हो, ठीक। तो हम उतनी ही डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी उतना कॉर्ड लगा लेते हैं, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर मीडियम 1 जो कि रेयरर मीडियम है वहां पर F से M जो कि 10 मीटर है ट्रेवल करने में v1 वेलोसिटी से t टाइम लगा इसको, ठीक। यानी जो उसने ट्रेवल की डिस्टेंस वो v1t थी, ठीक है। अब जो टाइम यहां पे लगा v1t डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यहां पे t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब वेलोसिटी v2 हो गई? तो v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये डिस्टेंस हो सकता है कि इस डिस्टेंस से कम हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई है। तो हमने v2t डिस्टेंस का एक कॉर्ड लगा लिया। v2t किस बात पे डिपेंड करता है कि जितनी टाइम यहाँ पे लगा था
F से N तक इस रे को आने में, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी, v1t। यहाँ पे v2t हो जाएगी उतनी डिस्टेंस, और यहाँ से हम एक इस पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं v2t पे, राइट। ये अब ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। ये लाइट रे जो आई इसको जाने ऐसे चाहिए था, पर ये गई कैसे, यूं, ठीक, ये गई। तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और ये पूरा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ ये रे 90 डिग्री बनाती है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, राइट। और ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है, ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये वाला इतना घटा दे, 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। समझ में आया, ये दोबारा बता दें, देखो एफ एन जो रे है यहाँ पे टकराई, ठीक, एफ एन रे की बात कर रहे हैं हम, और टकराने के बाद हमने इस पे नॉर्मल ड्रा किया, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, सिंस इट इज डेंसर मीडियम, so it will bend towards the normal and will go like this, and this will be known as angle of refraction, right। अब ये जो है एक वेव फ्रंट हमने बना दिया, ये परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे मिला दिया, तो ये एक वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के साथ रेन हमेशा 90 डिग्री बनाती है, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से आर चला गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर, ठीक। और ये नॉर्मल जो ड्रा किया, ये 90 डिग्री पे ड्रा करते हैं हम नॉर्मल, ठीक। इस एस एस डैश के साथ, एस एस डैश सरफेस पे जो नॉर्मल हमने ड्रा किया, दैट इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 माइनस आर है, पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आर घट गया, तो ये एंगल कितना हो गया, आर। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल हो गए हैं। एक ट्रायंगल कौन सा है, एम एफ एन, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, एम क्यू, या इसको क्या मान ले, ओ एन। दूसरा हमारे पास है एम ओ एन। दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, एक एम एफ एन और एक एम ओ एन। इनको ड्रा कर लेते हैं। एम एफ एन, राइट। इस ट्रायंगल में देखते हैं एम एफ एन, एम एफ एन, ये v1t है डिस्टेंस, v1t है, ये एंगल आई है, ठीक। अब ये वाला देखते हैं एम ओ एन, ये वाला, इसको हमने समझो इस तरह से, इसको तुम इमेजिन करो कि स्ट्रेट हो गया, अभी रिवर्स है, नीचे की तरफ है, इसी को हमने ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक। ये क्या है, एंगल आर, एंगल आर, और ये डिस्टेंस क्या है, v2t, v2t, ठीक। ये क्या है, एम एन, एम एन, ये है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए, एम एफ एन और एम ओ एन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इसमें एंगल आई जो है, तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो परपेंडिकुलर यानी एफ एन, जस्ट अ मिनट, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक। ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। सो v1t अपॉन हाइपोटेनियस एम एन। सिमिलरली यहां पे साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू v2t अपॉन हाइपोटेनियस एम एन। यहां से साइन आई क्या आ गया, v1t अपॉन एम एन, और यहां से साइन आर क्या आ गया, v2t अपॉन आर एम एन। अब साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम कर दें तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन
sin r is equal to v1t upon mn upon v2t upon mn। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा mn upon v2t। mn will cancel out, t will cancel out, so what we will get, sin I upon sin r is equal to v1 upon v2। और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है, इस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है, सो दैट विल बी द कांस्टेंट। सो sin I upon sin r is equal to कांस्टेंट। और ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि कितना है। इसको म्यू भी लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू sin I upon sin r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। सो पहला वाला जो रूल था, sin I upon sin r should be equal to constant, so that we have proved कि sin I is equal to sin r। ओके, ये समझ में आ गया आपको। नाउ सेकेंड रूल क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहां पे जो MF है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर क्या है, इंसिडेंट रे। MF जो वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट रेज है, राइट। जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसके परपेंडिकुलर क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है। सो ON जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रेज है, ठीक। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, AB के, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू AB, ठीक। अब ये तीनों ही MF, ON और नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन पे हम लिख रहे हैं, ठीक। इस प्लेन के परपेंडिकुलर तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक। MF, ON एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, और तीनों ही इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक। ये जो भाई सरफेस AB है, और जो वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। That's why we can say that incident ray, refracted ray and normal, all three lies in same plane. So this was the verification of refraction, the phenomena of refraction with the help of Huygens principle. Hope you understand the phenomena. There is no complication now. So with the help of Huygens principle, here we proved both of the phenomena, whether it is phenomena of reflection, which we covered in previous session, and today we cover the phenomena of refraction. So now we will move, in our next session we will discuss about interference phenomena. So don't miss the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.